बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इसोफेगस। तो आज की इस वीडियो में हम अपर जीआईटी स्टार्ट कर रहे हैं। अपर जीआईटी से दो एससीक्यू आने हैं और तकरीबन 14 एमसीक्यू आने हैं। 24 नंबर का पेपर यहाँ से अपर जीआईटी में से आता है। अपर जीआईटी में आपने इसोफेगस से लेकर ऑलमोस्ट स्टोमक और लीवर, हिपैटोबिलियरी सिस्टम और पेनक्रियास पढ़ना है। लोअर जीआईटी के अंदर क्या क्या आता है? लोअर जीआईटी के अंदर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है। वहां से अलग दो एससीक्यू आने हैं इसोफेगस वाले सेक्शन से। इसोफेगस से लेकर स्टोमक, हिपैटोबिलियरी, पेनक्रियाटिक सिस्टम, यहाँ से दो एससीक्यू आने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसोफेगस से। तो आपको मैं पास्ट पेपर भी करवाता रहूंगा साथ साथ। ओके, तो आपको बता दूं कि जो इसोफेगस वाला टॉपिक है, इसोफेगस वाले में टॉपिक में तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रट्टा मारना है इसोफेगस में। एक तो होता है जर्ड होता है, दूसरा इक्लेजिया कार्डिया होता है, तीसरा कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस होता है। कुछ माइनर टॉपिक्स भी आते हैं एग्जाम में, लेकिन ये तीन चीजें हैं खासतौर पर। कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस और इक्लेजिया कार्डिया, इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करना है वो भी आपको मैं बताता रहूंगा। स्टार्ट करते हैं इसोफेगस के डिसऑर्डर को। तो पहले नॉर्मल एनाटॉमी को पढ़ लेते हैं। इसोफेगस क्या होता है? एक मस्कुलर ट्यूब होती है, क्रिक्वाइड कार्टिलेज से एक्सटेंड करती है, यानी C6 वर्टिब्रा से लेकर टी लामा तक जाती होती है। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग तीन आपके बॉडी में विसरा होते हैं जो 25 सेंटीमीटर के होते हैं। रट्टा मार लो, एक तो इसोफेगस होता है, दूसरा यूरेटर होता है और तीसरा आपका डूडिनम होता है। और डूडिनम के चार पार्ट्स होते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो वो आपको मैं डूडी में बता दूंगा, लेकिन ये 25 सेंटीमीटर होता है। अब इसोफेगस के तीन पार्ट्स होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक और एब्डोमिनल पोर्शन है। जो सर्वाइकल और थोरैसिक होता है इनका एडवेंटिशिया होता है, लेकिन जो एब्डोमिनल पोर्शन है इसका सिरोजा होता है, यानी इंट्रापेरिटोनियल होता है। ओके, ठीक हो गया। अब इसोफेगस के बारे में कहा जाता है कि रूल ऑफ 10 को फॉलो करता है, यानी इसोफेगस को अगर सिंपल कहूँ 10 इंच का होता है। ओके, और ये डायफ्राम को क्रॉस करता है एट द लेवल ऑफ 10th थोरैसिक वर्टिब्रा, T10 के लेवल पे जाके क्रॉस करता होता है। ओके, इसके अलावा इसको सप्लाई करने वाली 10th नर्व होती है जो कि वेगस नर्व होती है, यानी ये रूल ऑफ 10 को फॉलो करता है। ओके, अब इसोफेगस के तीन पार्ट होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक और एब्डोमिनल पोर्शन होता है। एब्डोमिनल पोर्शन के बाद सिरोजा होता है और जो सर्वाइकल पोर्शन है उसको सप्लाई करने वाली इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है, वेन इंफीरियर थायराइड वेन होती है, जबकि जो उसकी लिम्फ नोड होते हैं वो आपके सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं। क्लियर? इस तरह जो आपका थोरैसिक पोर्शन होता है, थोरैसिक पोर्शन को सप्लाई करने वाली आर्टरी ब्रोंकियल आर्टरी होती है या थोरैसिक आर्टरी होती है। वेन ड्रेन करने वाली एजाइगस वेन, हेमीजाइगस वेन, और लिम्फ नोड जो होते हैं वो मीडियल स्प्लीनल लिम्फ नोड होते हैं। इस तरह एब्डोमिनल पोर्शन की बात करें, एब्डोमिनल पोर्शन के अंदर क्या होता है? एब्डोमिनल पोर्शन के अंदर सप्लाई करने वाली आर्टरी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी होती है। वेन्स के अंदर बात करें, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो कि पोर्टल वेन में जाती है, और लिम्फ नोड की बात करें तो वो लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड होते हैं। अब वेन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन CLD की वजह से होती है। नॉट नेसेसरी के CLD की वजह से हो, और भी कॉजेज की वजह से हो सकता है, लेकिन CLD की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होती है तो इसकी वजह से इसोफेजियल वेरिसेस हो जाती है। और इसोफेजियल वेरिसेस के अंदर जो वेन ब्लीड करती है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है, और ये अपर GI ब्लीडिंग के अंदर आता होता है। ठीक हो गया? ओके, तो ये आपको बता दिया। अब इसोफेगस के अंदर तीन कंस्ट्रक्शन होती है, रट्टा मार लो, निमोनिक है, बाल्ट, BALD। बी से क्या होता है? बीगनिंग, यानी जो क्रिकोफेरेंजियस जो इसका अपर स्फिंक्टर है इसके अलावा एक कंस्ट्रक्शन होती है। अब क्रिकोफेरेंजियस की क्या सिग्निफिकेंस होती है? क्रिकोफेरेंजियस की यह सिग्निफिकेंस होती है कि ये नैरोवेस्ट पोर्शन है GIT का, सबसे नैरोवेस्ट पोर्शन GIT का है, यानी जो फॉरेन बॉडी है इसने फंसना है अगर फूड कैनाल के अंदर तो सबसे पहले इसी जगह पे फंसेगी। अगर इस जगह पे नहीं फंसती और क्रॉस कर जाती है, इसका मतलब है वो GIT का किसी भी पार्ट को क्रॉस कर सकती है, अनलेस एंड अनटिल अगर वो शार्प ना हो। अगर वो शार्प पेनिट्रेटिंग फॉरेन बॉडी है तो उसको निकालना पड़ता है सर्जिकली। ठीक हो गया? क्रिकोफेरेंजियस की सिग्निफिकेंस होती है, क्रिकोफेरेंजियस अपर स्फिंक्टर होता है, और जो लोअर स्फिंक्टर होता है वो असल में इसके स्मूथ मसल की ही मॉडिफिकेशन होती है, जो कि एसिमेट्रिकल मॉडिफिकेशन होती है, जो जर्ड को प्रिवेंट करती होती है। ओके, तो 15 सेंटीमीटर पे बिगिनिंग क्रिकोफेरेंजियस, 25 सेंटीमीटर पर AL, आर्च ऑफ अयोर्टा लेफ्ट मिड ब्रोंकस, और 40 सेंटीमीटर ये होता है जब वो डायफ्राम को क्रॉस करता है T10 के लेवल पर। डायफ्राम में तीन ओपनिंग होती है, T8 के लेवल पे इंफीरियर वेना केवा, T10 के लेवल पे आपका होता है इसोफेजियल ओपनिंग, और T12 के लेवल पे होती है एब्डोमिनल आयोर्टिक ओपनिंग। ठीक हो गया? ओके, तो इनको आपने देख लेना है। और इसके अलावा जो इसोफेगस होता है, यानी जब वो हाइटस को क्रॉस करता है तो एक वो होता है, फेशिया की थिकनिंग होती है, उसको फेरिनो ओसोफेजियल लिगामेंट वगैरह भी कहते होती है। अब इनकी हमने ब्लड सप्लाई सब कुछ वगैरह हमने पढ़ लिया है। ओके, ठीक हो गया, तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा। अब इससे पहले कि मैं जर्ड की तरफ आ जाऊँ तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिस्फेजिया। आपको पता है कि जो स्वालोविंग होती है उसके तीन मेन फेज होते हैं, ओरल कैविटी वाला फेज, फेरिंग्स वाला फेज, और इसके अलावा होता है आपका इसोफेजियल फेज। जो ओरल कैविटी और फेरिंग्स वाला जिसको ओरोफेरेंजियल कहते हैं, यानी अगर ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया है पेशेंट स्वालोविंग को इनिशिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इसोफेजियल डिस्फेजिया है इसमें पेशेंट क्या होता है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि इसकी खुराक चिपक रही है, फूड स्टिक कर रही है।
ओके, ठीक हो गया। जो ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया होता है इसके दो मेन कॉजेज होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक माइस्थीनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और स्ट्रोक आ जाते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस को रट्टा मार लो। जबकि स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर के अंदर मेन जो आएगा वो जेनिकल डायवर्टिकुलम, ओके, जो कि फाल्स डायवर्टिकुलम होता है, पल्शियन डायवर्टिकुलम होता है जिसमें वॉइस साइन आता है। इसोफेजियल वेब जो प्लमर विंसन सिंड्रोम के अंदर होती है, और तीसरा इसोफेजियल कार्सिनोमा। जबकि इसोफेजियल डिस्फेजिया के अंदर क्या होता है, सॉरी, इसोफेजियल कार्सिनोमा ने ओरल कैविटी का कार्सिनोमा। जबकि इसोफेजियल डिस्फेजिया को मुझे दो में डिवाइड करते हैं। अगर मोटिलिटी डिसऑर्डर है लाइक एक्लेजिया कार्डिया, तो इसमें डिस्फेजिया लिक्विड्स के लिए और सॉलिड्स के लिए दोनों के लिए होगा, लेकिन लिक्विड्स के लिए रिलेटिवली ज्यादा होता है। ओके, जबकि जो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर होते हैं लाइक कैंसर वाला, इसमें पहले सॉलिड्स के लिए होगा, फिर वो प्रोग्रेस करेगा लिक्विड्स के लिए भी। ओके, तो आपने इसको लेकर चलना होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आपको मैंने सारे कॉजेज बता दिए कि मोटिलिटी डिसऑर्डर लाइक एक्लेजिया कार्डिया, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म, इसमें डिस्फेजिया लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है, जबकि सॉलिड्स के लिए ज़्यादा, फिर वो प्रोग्रेस करेगा लिक्विड्स के लिए, तो वेसोफेजियल कार्सिनोमा होता है। स्टार्ट करते हैं जर्ड के अंदर। ओके, अब जर्ड का सवाल किस तरीके से आता है। जर्ड में क्लासिकल ट्रायड होता है। नंबर 1, रिट्रोस्टर्नल बर्निंग पेन होता है, स्टर्नम के पीछे जलन हो रही होती है जिसको हार्ट बर्न कहते हैं। नंबर 2 जो फीचर होता है वो रिगर्जिटेशन होती है। नंबर 3 एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, ठीक हो गया। और ये एपिगैस्ट्रिक पेन किन तीन चीजों से बढ़ेगा, जब पेशेंट बेंड कर रहा होगा, स्ट्रेन कर रहा होगा, या लाइंग डाउन होगा, लेटेगा, बेंड करेगा या स्ट्रेन करेगा। ओके, और इसके अलावा जब भी जर्ड होगा तो वाटर ब्रैश होगा। वाटर ब्रैश का मतलब है कि जब भी जो स्टोमिक की एसिडिक सिक्रेशन है ओरल कैविटी के अंदर आएगी, थ्रोट तक पहुंचाएगी, तो स्लाइवेशन बढ़ जाती है, ये रिफ्लेक्स होता है। तो ये चीजें आपने नोट कर लेनी है, ये आपको हिस्ट्री में आपको ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो जो जर्ड होता है गैस्ट्रिक यानी एक होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स, जिसमें गैस्ट्रिक कंटेंट लोअर इसोफेगस के अंदर आते हैं, नॉर्मल फिनोमिना होता है। लेकिन जब ये सिम्टम पर रिड्यूस करेगा, ट्राइएड क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन जो कि वर्स हो जाता है, लाइंग डाउन, रिट्रोस्टर्नल बर्निंग पेन और रिगर्जिटेशन है, तो उसको बोलते हैं जर्ड होता है। अब कौन सी चीजें जर्ड को प्रिवेंट करती है, हमारे अंदर जर्ड क्यों नहीं होता। नंबर 1, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अच्छा, रट्टा मार लेना, अगर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पा रहा, ओके, तो कौन सा डिजीज है, कौन सा डिजीज है, एक्लेजिया कार्डिया। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो फिर कौन सा डिजीज है, ये जर्ड आ जाएगा। तो जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो असल में डिस्टल 4 सेंटीमीटर से बनता होता है, और ये फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होता है, ठीक हो गया। ओके, अब इसकी टोन कितनी होती है, 10 से लेकर 25 मिलीमीटर मरकरी होती है। टोन कैसे मालूम करोगे, मैनोमीट्री से मालूम करोगे। अगर ये 25 से बढ़ जाती है, 26 हो जाती है, तो उसको क्या बोलोगे, एक्लेजिया कार्डिया, जिसमें बर्ड बीक साइन, पेंसिल टिप साइन या आपको रेड टिल अपीयरेंस देखने को मिलती होती है, ठीक है। ओके, और दूसरा ओ क्या मैकेनिज्म होता है, दूसरा ये है कि जो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस है, एब्डोमिनल पोर्शन है, वो इंट्रा एब्डोमिनल पड़ा होता है, और वो वाल्व के तौर पे काम आता है कि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर या इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर बढ़ेगा तो ये वाल्व के तौर पे काम करेगा और ये गैस्ट्रिक कंटेंट को इसोफेगस में नहीं आने देगा। नंबर 3, नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस होती है, इसोफेगस के कंटेंट को स्टोमक में डाल देती है। नंबर 4, एक एंगुलेशन होता है इसोफेगस और स्टोमक के दरमियान, जो रिफ्लक्स को प्रिवेंट करता होता है। ओके, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं कि अब रिफ्लेक्स होता क्यों है। रिफ्लेक्स इस वजह से होता है कि ट्रांजिएंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन है, यानी अगर जो स्फिंक्टर है वो इनकॉम्पिटेंट हो गया, ट्रांजिएंटली रिलैक्स करना शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से स्टोमक के कंटेंट इसोफेगस के अंदर जा रहे हैं। ओके, ठीक हो गया। तो इस वजह से होता है, यानी जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जर्ड इज मैकेनिकली डिफेक्टिव लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से ट्रांजिएंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन हो रहा है। दूसरे फैक्टर जो कि रिफ्लेक्स करवाते हैं, इसमें प्रेगनेंसी आ जाता है, ओबेसिटी को रट्टा मार लो, ओबेसिटी को रट्टा मार लो, हाइड्रल हर्निया को रट्टा मार लो, क्योंकि ये आपको रिस्क फैक्टर के तौर पर दिया जाएगा कि हाइड्रल हर्निया, स्मोकिंग भी आ सकता है, ओबेसिटी इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, एसिडिक फूड है। क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या होता है, वही जो तीन चीजें बताई थी, हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन, डिस्फेजिया। हार्ट बर्न क्या होता है, रिट्रोस्टर्नल बर्निंग सेंसेशन होती है। रिगर्जिटेशन क्या होता है, रिगर्जिटेशन के अंदर खट्टी खट्टी डिकारें आ रही होती है। ओके, कि जो सोर या बिटर गैस्ट्रिक कंटेंट है वो थ्रोट के अंदर, माउथ के अंदर या लंग्स के अंदर भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से केमिकल निमोनाइटिस हो सकता है और डिस्फेजिया आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर। एपिगैस्ट्रिक पेन भी आपको देखने को मिलता होता है। कुछ एटिपिकल या एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम क्यों होंगे, जब भी गैस्ट्रिक कंटेंट लैरिंग से ट्रैकिया में जाएंगे, क्यों, क्योंकि थ्रोट तक तो पहुंच जा रहे हैं, और थ्रोट एक कॉमन पैसेज वे होता है, तो लैरिंग्स और ट्रैकिया तक चले जाते हैं, तो क्या फीचर हो सकते हैं, एस्थमा लाइक फीचर, जो कि एटिपिकल होता है। एस्थमा लाइक फीचर आपको देखने को मिल सकता है। क्रॉनिक कफ ट्रैकिया को स्टिमुलेट करेगा, लैरिंजाइटिस हो सकता है, सोर थ्रोट, फेरिंग्स की इन्फ्लेमेशन और नॉन कार्डिक चेस्ट पेन है। ये एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम होते हैं जिसको आपने नोट करना होता है। क्लियर, तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोसिस के अंदर आ जाती है। ओके, तो डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है, डायग्नोसिस ऐसे स्टार्ट ही कर दिया ट्रीटमेंट से। अच्छा, ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना जर्ड की, यानी आपने पहले पेशेंट से हिस्ट्री सुनी है कि हार्ट बर्न और रिगर्जिटेशन है, तो आपने
पहले एज को देखना है। अगर एज 50 साल से नीचे की है यानी 40 या 20 साल का है तो वो अलार्म सिम्टम नहीं होता। लेकिन अगर 50 से 55 साल ऊपर उम्र है, ओके, तो फिर आपने इन्वेस्टिगेशन करानी होती है। अदरवाइज आप क्या करते हो, जबकि पेशेंट को खट्टी खट्टी टिकारे आ रही है, हार्ट बन है, तो आपने क्या देनी है, उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देनी है विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। ठीक हो गया, ओके, इसको आपने रट्टा मार लेना है। लेकिन अगर अलार्मिंग फीचर आ रहे हैं, अलार्मिंग फीचर क्या आते हैं, नंबर 1 ट्रबल सम डिस्फेजिया, कि डिस्फेजिया प्रोग्रेस हो रहा है या ज्यादा वर्स हो रहा है, उडाइनोफेजिया, पेन ड्यूरिंग स्वेलिंग है, वेट लॉस, ये तो रेड अलार्म है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसमें इसोफेजियल वेब्स होता है, प्लम्बर विंसेंट सिंड्रोम होती है, या फिर पीपीआई काम नहीं कर रही, ओके, ठीक हो गया। तो अगर ये आपको अलार्मिंग सिम्टम मिलते हैं तब आपने क्या करानी है, इन्वेस्टिगेशन करानी है। अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, जो आपने मेन करानी होती है, वो अपर जीआई एंडोस्कोपी होती है। अपर जीआई एंडोस्कोपी के अंदर आपको टिश्यू डैमेज मिलेगा, नंबर 2 आपको कॉम्प्लिकेशन मिलेगी जर्ड की। और जर्ड की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जर्ड की कॉम्प्लिकेशन 4 होती है। स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ओके, बिनाइन स्ट्रक्चर है, इसोफिजियल शॉर्ट हो सकता है, फाइब्रोसिस और स्लाइडिंग हाइडल हर्निया की वजह से, शार्ट्स की रिंग जो कि सर्कुलर रिंग होता है, ओके, बैरेट इसोफेगस जो कि मेटाप्लेजिया होता है, इंडस्ट्रियल मेटाप्लेजिया, या फिर क्या हो सकता है, इसोफिजियल कार्सिनोमा हो सकता है, स्पेसिफिकली एडिनो कार्सिनोमा हो सकता है, ओके, ठीक हो गया। तो कॉम्प्लिकेशन भी पता लग सकती होती है। सबसे पहले आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसका अपर जीआई एंडोस्कोपी है, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है 24 आवर इंट्रा इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग, के पीएच आप मॉनिटर करोगे 24 घंटे इसोफेगस के अंदर, ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ओके, ठीक हो गया, ओके। अभी कहते हैं कि इन पेशेंट में इंडिकेटेड है जिसमें एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम है, लाइक उसमें एस्थमा होता है, उसमें लेरेंजाइटिस होता है, उसमें कफ होता है, इसमें सॉर थ्रोट होता है, नॉन कार्डिक चेस्ट पेन होता है, ओके, या फिर, ओके, जिन्होंने यहाँ पे सर्जरी करानी है तो पहले पीएच की मॉनिटरिंग करते होते हैं, ओके, पीएच की मॉनिटरिंग करते हैं, ओके, बस ये देख लेना। अब पीएच की मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, ये हमारा वैसे किसी काम का नहीं होता और हमने ऐसे करना भी नहीं होता, लेकिन 24 घंटों के अंदर देखते होती है, ओके, कि जब भी कोई रिफ्लक्स होगा, जब भी एसिड का रिफ्लक्स होगा, पीएच क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ओके, और पीएच अगर 4 से कम हो जाए 24 घंटों के अंदर, ओके, तो वो 4% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर एक्सीड कर जाती है तो फिर आपका ये आ जाएगा, बस इसको 4% को रट्टा मार लो, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट रेडियोथेरेपी, ओके, अच्छा, इसमें इम्पीडेंस टेस्ट भी कराते हैं, फिर कॉन्ट्रास्ट रेडियोथेरेपी, इसमें बेरियम मील है। बेरियम मील में भी आपको क्या मिल सकता है, रिफ्लक्स वगैरह मिल सकता है, लेकिन बेरियम मील के अंदर आपको वो चीज़ें जो कि एसोसिएटेड होती है, लाइक हाइटल हर्निया, स्ट्रक्चर या कॉम्प्लिकेशन, ये आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट के अंदर आपने इसको ट्रीटमेंट को कितने में डिवाइड करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या कंजर्वेटिव, मेडिकल और सर्जिकल। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर क्या आता है, सबसे पहले आपने कहना है कि वेट को रिड्यूस करें, कि जो ओवर वेट है या जिनका, ओके, वेट गेन हुआ है, नंबर 1 वेट की रिडक्शन करना है, नंबर 2 आपने क्या करना है, सब चीज़ों को कम करना है, सिर्फ एक चीज़ को बढ़ाना है, आपने एलिवेट करना है, वो है पेशेंट की बेड को, पेशेंट का जो बेड है, बेड या हेड लेवल है, उसको 6 इंच से एलिवेट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसोफेजियल क्लियरेंस होगी और रिफ्लक्स रिलेटिवली कम होगा, ओके। तो आपने वेट को कम कराना है, फैटी स्पाइसी एसिडिक फूड को अवॉइड करना है, अल्कोहल कैफीन को अवॉइड करना है, लेट नाइट मील को अवॉइड करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, हैवी वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करना है, बेंडिंग या स्टोपिंग को अवॉइड करना है, स्मॉल वॉल्यूम लेने हैं, ओके, यानी खाना भी कम कर देना है, और आपने क्या करना है, एलिवेट करना है बेड को या हेड लेवल को बाई 6 इंचेस, जिसकी वजह से क्या होगी, जिसकी वजह से इसोफेजियल क्लियरेंस होगी। तो ये तो हो जाएगा हमारा ऑलमोस्ट वो हो जाएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेन तो हमने पढ़ लिया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब आ जाती है मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर एंटासिड, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से डायरिया हो सकता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो उसको आपने देख लेना है, ओके। इसके अलावा प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जिसमें ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये इफेक्टिव होते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर 8 हफ्तों के लिए देने हैं, खासतौर पर इरोसिव इसोफेजाइटिस के लिए, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ और हीलिंग के लिए देते होते हैं, और आपने दिन में 1 मरतबा देनी है, खासतौर पर खाना खाने से पहले 30 से लेकर 60 मिनट पहले, यानी आधा घंटा या 1 घंटा पहले खाना खाने से पहले, ताकि पीएच को कंट्रोल करे। अगर रिस्पॉन्ड पेशेंट नहीं कर रहा तो आप एंडोस्कोपी करें, अगर पार्शियल रिस्पॉन्ड कर रहा तो आप डोज को बढ़ा दे। और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर फैमोटिडीन, रेनिटिडीन है, या इरोसिव डिजीज के अंदर, अगर इरोसिव डिजीज नहीं है उस पेशेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हार्ट बर्न सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए, लेकिन इरोसिव वाले में आप पीपीआई ही मेनली इस्तेमाल करेंगे, ओके, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ, चाहे पीपीआई सेफ होते हैं प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। एक्स्ट्रा इसोफेजियल प्रेजेंटेशन ऑफ जर्ड है, तो वो आपको 4 बताया था, 3 वैसे 4 चीजें बताई थी, एस्थमा, क्रॉनिक कफ, लेरेंजाइटिस, सोर थ्रोट और नॉन कार्डिक पेन होता है, ठीक हो गया, ओके। तो क्या क्या हो सकता है, लाइक
लाइक आप 1 सेकेंड पीपीआई इस्तेमाल करोगे इन सब के अंदर, और क्या करोगे, रिफ्लक्स की मॉनिटरिंग करोगे, पीपीआई ट्रायल स्टार्ट कराओगे, रिफ्लक्स की मॉनिटरिंग स्टार्ट कराओगे। ओके, ठीक हो गया। लेकिन अगर सिम्टम फिर भी ठीक नहीं हो रहे तो आपने दूसरी ईटीआरजी को देखना, ईएनटी स्पेशलिस्ट है। और अगर जर्ड पीपीआई से भी ठीक नहीं हो रहा, ओके, तो आपने क्या करानी है, अपर जीआई एंडोस्कोपी वगैरह करवानी होती है अगर रिफ्रैक्टरी पेशेंट है। ओके, या उन पेशेंट के अंदर जिनमें एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम परसिस्ट है, तो वंस अगेन आपने ईएनटी वालों से अपने रब्ता करना होता है। ओके, ठीक है। इन शॉर्ट के आपने अगर जड़ ठीक नहीं हो रहा, अपर जीआई एंडोस्कोपी करानी है और फिर एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी की तरफ जाना होता है। अब एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी कब कराएगी, जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, यानी अगर सिम्टम कंट्रोल नहीं हो रहा, सीवियर रिगर्जिटेशन है जो कि एसिड से प्रेशर से कंट्रोल नहीं हो रहा, या मेडिकेशन के साइड इफेक्ट आ रही है, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया, या पेशेंट खुद प्रेफर कर रहा सर्जरी को। ओके, ठीक हो गया। या फिर जर्ड की कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन 4 कॉम्प्लिकेशन होती है, स्ट्रक्चर, शैट्स्की इसोफेजियल शॉर्टनिंग, पैराट इसोफेगस और कार्सिनोमा वगैरह, या पैप्टिक स्ट्रक्चर है, या एक्स्ट्रा इसोफेजियल मैनिफेस्टेशन है। ओके, इस केस में क्या करते हैं, हम एंटी रिफ्लेक्स कराते हैं। एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी के अंदर अगर आपसे पूछे गोल्ड स्टैंडर्ड जो होती है वो होती है लैप्रोस्कोपिक निसन फंडोप्लिकेशन होती है। लैप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन लैप्रोस्कोपिक निसन फंडोप्लिकेशन है, ये सबसे बेस्ट होती है। अब इसमें करते क्या है, मेन एम क्या होता है सर्जरी का, कि हम इंट्रा एब्डोमिनल इसोफेगस क्रिएट करें, ओके, क्रूरा को रिपेयर करें और स्टोमक के पार्ट को रैप करेंगे इसोफेगस के अराउंड। यानी फंडस है, अगर हम उसको रैप करो इसोफेगस के अराउंड तो उसको बोलते हैं हम फंडुप्लीकेशन। ओके, फंडुप्लीकेशन, फंडस को रैप किया हमने। ओके, तो जो हमने पढ़नी है वो है लैप्रोस्कोपिक नेसन फंडोप्लीकेशन है। जो लैप्रोस्कोपिक नेसन फंडोप्लीकेशन होती है इसमें 360 डिग्री टाई करते हैं। किसको टाई करते हैं हम, फंडस को टाई करते होते हैं। ओके, जिसकी वजह से गुड कंट्रोल प्रोवाइड करती है। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से जो कार्डिया है, कार्डिया वो ओवर कॉम्पिटेंट हो जाता है इस टाई करने की वजह से, यानी ओवर कॉम्पिटेंट हो जाएगा, आगे रिलैक्स नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, गैस ब्लॉट सिंड्रोम होगा। गैस ब्लॉट सिंड्रोम में होता क्या है कि जो कार्डिया है बहुत ज्यादा ओवर कॉम्पिटेंट है, तो जो पेशेंट है वो डिकार नहीं ले सकता, बेल्चिंग नहीं कर सकता। बेल्चिंग नहीं करेगा तो जो स्टोमक है वो एयर से भरी हुई होगी तो पेशेंट को अनइजीनेस होगी, पेशेंट काफी ज्यादा फुल फील करेगा और फ्लेटस बहुत ज्यादा पास करेगा, क्योंकि वो बेल्चिंग के जरिए एयर नहीं पास हो रही। ठीक हो गया। तो जो गैस ब्लॉट सिंड्रोम है वो निसन फंडोप्लिकेशन की वजह से हो सकता है, ओवर कॉम्पिटेंट कार्डिया की वजह से। तो इसको हम ओवरकम करने के लिए फ्लोपी निसन फंडोप्लिकेशन करते हैं, कि उसको ढीला कर देते हैं फंडस को, ताकि ज्यादा कॉम्पिटेंट ना हो। इसके अलावा पार्शल, वही आ गया, पार्शल फंडोप्लिकेशन है। एक तो निसन फंडोप्लिकेशन 360 वाली थी, वैसे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस वैसे यही होता है, लैप्रोस्कोपिक निसन फंडोप्लिकेशन है 360 वाली। लेकिन ओवर कॉम्पिटेंट कार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए पार्शल करते हैं, जिसमें 270 डिग्री का कार्डिया हम लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली छोड़ दिया है। ठीक हो गया। किसके अराउंड लेते हैं, डिस्टल 4 सेंटीमीटर ऑफ इसोफेगस के अराउंड होता है। अब इसको पोस्टीरियरली भी कर सकते हैं और एंटीरियरली भी कर सकते हैं। ओके, अगर एंटीरियरली करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको डॉक्टर वाटसन बोलते हैं। ओके, डब्ल्यू वाटसन, ए आ रहा तो एंटीरियर है, और टोपुट, टो या टोपेट है, टोपेट, पोस्टीरियरली, पी से पोस्टीरियरली पेट, तो ये आता है। ओके, ठीक हो गया। ओके, लेकिन इसका फेलियर रेट ज़्यादा होता है पार्शल वाले का, लेकिन जो आपका होता है 360 वाले का, उसका साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर डिजीज फिर भी रिकरेंस आ रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट किया, स्टोमक के कुछ पार्ट को निकाल दे और हम क्या करें, रोक्स एन वाई रिकॉन्स्ट्रक्शन करें। यानी स्टोमक के कुछ पार्ट को हमने निकाल दिया, ठीक है, ओके, और जो बाकी पार्ट था, यानी सपोज इस वाले पार्ट को निकाल दिया, जो बाकी पार्ट था उसको जूजिनम से जोड़ दिया, और कुछ जूजिनम का पार्ट डूडिनम से अटैच था, गैस्ट्रोजूजिनोस्टोमी क्रिएट किया, और ये वाई शेप होता है। दिस इज कॉल्ड रोक्स इन वाई रिकॉन्स्ट्रक्शन। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ जर्ड, तो जब कॉम्प्लिकेशन ऑफ जर्ड आपकी 3 होती है मेन। ओके, अच्छा, वाटसन के अंदर क्या था, वाटसन के अंदर आपको 90 डिग्री का टॉपपुट में पोस्टीरियर फंडोप्लिकेशन थी। ठीक हो गया। ओके, पार्शल वाली थी। इसके बाद आगे हम चलते हैं। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ जर्ड, स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर आपके मोस्टली स्ट्रक्चर बनते कहाँ पे है, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के ऊपर बनते हैं। वो जो स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, एंडोस्कोपिक डायलिटेशन और पीपीआई। अब रट्टा मार लेना, एंडोस्कोपिक डायलिटेशन हम इक्लीजिया कार्डिया के केस में करते हैं, एंडोस्कोपिक न्यूमैटिक डायलिटेशन ऑफ लोफर इसोफेजियल स्फिंक्टर, और हेलर मायोटोमी इसमें करते हैं एक्लीजिया कार्डिया में, और उसमें भी करते हैं। नेक्स्ट है इसोफेजियल शॉर्टनिंग। इसोफेजियल शॉर्टनिंग क्यों होती है, नंबर 1 फाइब्रोसिस, और नंबर 2 स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, ये इसका रिस्क फैक्टर होता है। स्लाइडिंग हाइटल हर्निया में क्या होता है, जो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन होता है, अगला जो टॉपिक आ रहा है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, कहाँ पर, थोरैक्स के अंदर, जबकि पैराइसोफेजियल या रोलिंग के अंदर क्या होता है, फंडस निकल जाता है ऊपर की तरफ। ओके, ठीक है, ओके,
तो अब इस केस में इसको आपने कैसे ठीक करना है, ओके। तो इसमें आपने क्या करना है, कोलीज गैस्ट्रोप्लास्टी परफॉर्म करनी है। कोलीज गैस्ट्रोप्लास्टी में क्या करते हैं, ओके, न्यू इसोफेगस क्रिएट करते हैं, यानी आप फंडस यूज करोगे न्यू इसोफेगस बनाने के लिए। दिस इज कॉल्ड कोलीज गैस्ट्रोप्लास्टी। प्लास्टी वैसे रिपेयर वगैरह को कहते हैं, ओके, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, शार्ट्स की रिंग है। शार्ट्स की रिंग क्या होती है, सर्कुलर रिंग बनना शुरू हो जाती है डिस्टल इसोफेगस में, खासतौर पर स्क्वेमो कलमनर जंक्शन में आपको देखने को मिलती होती है। तो ये जर्ड या बैरेट इसोफेगस की वजह से होती है, क्योंकि इसोफेगस के अंदर तो कलमनर एपिथेलियम होती नहीं है, तो वो बैरेट इसोफेगस की वजह से ही आएगी। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, बैलून डायलेटेशन होता है। नेक्स्ट है बैरेट इसोफेगस। और जो बैरेट इसोफेगस होता है, बैरेट इसोफेगस के अंदर जो होता है ना, एपिथेलियम होती है, ओके, इसोफेगस की स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, वो कलमनर एपिथेलियम से रिप्लेस कर जाती है। इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया होता है और गॉबलेट सेल आपको देखने को मिलती होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्वेमो कलमनर जंक्शन, ओके। जो स्क्वेमो कलमनर जंक्शन है वो डिस्प्लेस हो गया है प्रोक्सिमल टू द गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन, यानी इन शॉर्ट के जो कलमनर मेटाप्लेजिया आपको देखने को मिल रहा है, इसमें वन सेकेंड क्या कराओगे आप, अपर जीआई एंडोस्कोपी वगैरह परफॉर्म कराते हैं, ओके, ठीक हो गया। तो इसके अलावा जर्ड की और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसोफेजाइटिस है, पैरेट इसोफेगस, एडिनोकार्सिनोमा है, इसोफेजियल अल्सरेशन और स्ट्रक्चर आती है, गैस्ट्रिक वॉल्वुलस भी हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी नीमिया भी हो सकता है, और गैस्ट्रिक कंटेंट अगर लंग्स के अंदर गई तो निमोनाइटिस हो सकता है, जिसको बोलते हैं मेंडल्सन सिंड्रोम, ओके, ठीक हो गया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ आपको मैंने बता दी है, ओके। तो उसको डायग्नोस करने के लिए वन सेकेंड अपर जीआई एंडोस्कोपी और बायोप्सी लोगे, मल्टीपल सिस्टमिक बायोप्सी लेते होती है, ओके। तो ये जो बैरेट इसोफेगस है, ये लॉन्ग स्टैंडर्ड जर्ड की कॉम्प्लिकेशन है, यानी जर्ड की वजह से बैरेट इसोफेगस की वजह से डिस्प्लेजिया, और डिस्प्लेजिया की वजह से कार्सिनोमा वगैरह हो सकता है। अब बैरेट इसोफेगस को दो में डिवाइड करते हैं। क्लासिकल जो होता है वो 3 सेंटीमीटर से बड़ा का होता है और 3 सेंटीमीटर से छोटा वो शॉर्ट सेगमेंट का होता है, ओके। और बैरेट इसोफेगस एक मरतबा हो गया तो उसमें कैंसर होने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ वाई आपने सर्विलेंस करनी है डिपेंडिंग अपॉन डिग्री। तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो ही है कि अगर क्या है, आपने एंडोस्कोपिक सर्विलेंस कराई है, यानी अगर डिस्प्लेजिया नहीं है तो 2 साल तक आपने क्या करानी है, बल्कि 2 से लेकर 3 साल तक आपने ईयरली एंडोस्कोपिक सर्विलेंस करानी है अगर डिस्प्लेजिया नहीं है। अगर लो ग्रेड डिस्प्लेजिया है तो आपने हर साल एंडोस्कोपिक सर्विलेंस करानी है और बायोप्सी जरूर लेनी है, मल्टीपल बायोप्सी जरूर लेनी होती है। लेकिन अगर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया है तो आपने क्या कराना है, एंडोस्कोपी परफॉर्म करनी है, उससे आपने एब्लेशन करना है। और एब्लेशन कैसे करोगे आप, एब्लेशन आप रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा आप आर्गोन लेजर से कर सकते हैं, ओके। और अगर कैंसर हो गया तो इसोफिजेक्टमी वगैरह भी कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ही आ जाएगा। और बैरेट इसोफेगस की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, अल्सर हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकती है, खासतौर पर मलिग्रेंसी हो सकती है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हाइडल हर्निया, ओके, ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट जर्ड को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। जर्ड के हमने यूके भी बता दिया है कि जो जर्ड के क्या मैनिफेस्टेशन होती है। इसोफिजियल मैनिफेस्टेशन के अंदर हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन, डिस्फेजिया, डायनोफेजिया, हेमाटोमेसिस हो सकता है। एक्स्ट्रा इसोफिजियल मैनिफेस्टेशन में कफ, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो कि लारिंजाइटिस के फॉर्म में होता है, वीजिंग अस्थमा के फॉर्म में, सोर थ्रोट हो सकता है, नॉन कार्डिक चेस्ट पेन है, डेंटल करवाइन है, केमिकल निमोनाइटिस या निमोनिया, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस वगैरह हो सकता है, ओके। और सर्जरी कब करते हैं, इंडिकेशन ऑफ सर्जरी एंटी रिफ्लक्स सर्जरी अगर फील्ड मेडिकल ट्रीटमेंट है, ओके, या पेशेंट ने खुद सेलेक्ट किया, प्रेफरेंस है, या कॉम्प्लिकेशन है जर्ड की, ओके, या फिर एक्स्ट्रा इसोफिजियल मैनिफेस्टेशन है, ओके। ऑलमोस्ट आपको मैंने बता दिया है सारा। अब हम आ जाते हैं हाइडल हर्निया। हाइडल हर्निया क्या होता है, हाइटस का मतलब है डिफेक्ट, और इसोफेजियल हाइटस का मतलब क्या होता है। इसोफेजियल हाइटस एक होल होता है डायफ्राम के अंदर जिसमें से इसोफेगस पास करता है थोरैक्स से लेकर एब्डोमेन के अंदर। हाइडल हर्निया जब होगा जब स्टोमक का कोई पार्ट या स्टोमक के साथ कोई और विसरा थोरैसिक कैविटी में आएगा थ्रू एंड अलोंग द साइड ऑफ इसोफेजियल हाइटस, ओके, यानी इसोफेजियल ओपन, ओके, ठीक है। यानी इसोफेजियल हाइटस से होता हुआ या इसोफेजियल हाइटस की साइडों से होता हुआ स्टोमक या दूसरे विसरा थोरैसिक कैविटी के अंदर हर्निएट कर गया है, तो ये क्या होता है, हाइडल हर्निया होता है। हाइडल हर्निया आपके पैथोफिजियोलॉजी किया है। अच्छा, यहाँ पे एक लिगामेंट होता है फ्रेनिको इसोफेगल मेम्ब्रेन, और जो लिगामेंट होता है वो नॉर्मली लोअर इसोफेगस को सराउंड करता है, उसको डायफ्राम से जोड़ के रखता है, जिसकी वजह से इसकी हर्निएशन नहीं होती। लेकिन जब फ्रेनिको इसोफेजियल लिगामेंट डेफिशिएंट होता है तो हर्निएशन हो सकती है। अब इसकी जो टाइप्स होती है, टाइप्स इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती है, टाइप 4 होती है। टाइप 1 स्लाइडिंग हर्निया होता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है। टाइप 2 पैराइसोफेजियल या रोलिंग हर्निया होता है। टाइप 1 स्लाइडिंग हर्निया, टाइप 2 पैराइसोफेजियल या रोलिंग हर्निया, ये मोस्ट कॉमन होता है, रिलेटिवली लेस कॉमन होता है। इसमें गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन थोरैसिक कैविटी के अंदर होता है, इसमें गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है,
ओके, इसमें जो होता है, यानी ये ज़्यादा कॉमन है 95%, लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसमें जर्ड वाले आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इसमें आपको स्टोमक का कुछ पार्ट या पूरा का पूरा स्टोमक थोरेक्स कैविटी में हर्निएट कर जाता है, खास तौर पर अनडिस्प्लेस्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के लेफ्ट में। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो कि ये जंक्शन पड़ा हुआ है, तो उसके लेफ्ट साइड पर क्या पड़ा होता है, फंडस, जो कि हर्निएट कर गया है। ओके, ठीक है, यानी इसमें जर्ड नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें होती है क्योंकि स्टोमक थोरैक्स में है, नेक्रोसिस हो सकती है। ओके, ठीक है। ओके, तो इसकी ये ज़्यादा सीवियर होता है। जो टाइप 3 है, इसमें दोनों चीज़ें हो सकती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक ये हर्निएट करेगा, दूसरा गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन इनटू द थोरैसिक कैविटी, ये आपको देखने को मिलता होता है। टाइप 4 के अंदर क्या होता है, टाइप 4 के अंदर स्टोमक के साथ या स्टोमक के अलावा कोई और विसरा आ गया है, फॉर एग्जांपल स्प्लीन या कोलोन स्टोमक के साथ या अलग आ चुकी है, तो ये टाइप 4 आता है। ओके, अब क्लिनिकल फीचर के अंदर आ जाते हैं। जो टाइप 1 हर्निया होता है वो मेनली जर्ड के सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है, लाइक हार्ड बर्न और रिगर्जिटेशन है। जो टाइप 2, 3, 4 है, ये मेनली कैसे प्रेजेंट करते हैं, डिस्फेजिया के साथ प्रेजेंट करेंगे, हार्ड बर्न, यानी जर्ड वाले सिम्टम रिलेटिवली लेस कॉमन होते हैं। पोस्ट पेरेंडियल फुलनेस है। अब पोस्ट पेरेंडियल फुलनेस क्यों होगी, खाना खाया तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्डिया तो डिस्टेंड हुआ हुआ है, जो डिस्टेंडेड कार्डिया है वो क्या करेगा, वो इसोफेगस को कंप्रेस करेगा, ये डिस्टेंडेड कार्डिया इसोफेगस को कंप्रेस, ये डिस्टेंडेड कार्डिया इसोफेगस को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, आपको पोस्ट पेरेंडियल फुलनेस देखने को मिलेगी। अगला जो है वो है रिस्पिरेटरी सिम्टम। रिस्पिरेटरी सिम्टम भी आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि जो फंडस होता है, ओके, वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा लंग्स को। ओके, ठीक है, और इसके अलावा इंस्पायरेशन नमूनिया भी हो सकता है, कंटेंट रीगर्जिटेट वेस्पिरेट होती है, इंस्पायरेशन नमूनिया। ओके, तो 2, 3, 4 में क्या है, डिस्निया हो सकता है, इंस्पायरेशन नमूनिया वगैरह हो सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें अल्सरेशन हो सकती है हर्निएटेड स्टोमक की, और अनीमिया वगैरह हो सकता है, ठीक है, क्रॉनिक ब्लड लॉस वगैरह हो गया, अल्सरेशन हो गया। ओके, जो हर्निएटेड स्टोमक है उसकी वाल्वुलस भी हो सकता है, और जो वाल्वुलस हो गया तो गैस्ट्रिक वाल्वुलस के में क्या क्या चीज़ें होती है, गैस्ट्रिक वाल्वुलस में ट्राइएड फॉलो होता है, जिसको बोलते हैं बोचार्ड ट्राइएड। ओके, आपको मैं नई नई चीज़ें बता रहा हूँ, उसको नोट करते रहना। बोचार्ड ट्राइएड, बोचार्ड ट्राइएड में क्या होता है, बोचार्ड ट्राइएड के अंदर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। एक्यूट एपिगैस्ट्रिक पेन आपको देखने को मिलता है। नंबर 2, वायलेंट वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग काफ़ी शदीद वाली होती है। तीसरा, एनजी पास नहीं कर सकते। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, टाइप 1 के अंदर सिर्फ हार्ट बर्न और रिगर्जिटेशन जर्ड वाली। टाइप 2 और 3 के अंदर क्या होता है, पोस्ट पेरेंडियल फुलनेस होती है। ओके, इसके अलावा डिस्निया होगा, एस्पायरेशन नमूनिया हो जाएगा। ओके, इसके अलावा और क्या हो सकता है, अल्सरेशन ऑफ हर्निएटेड पार्ट ऑफ वॉल्वुलस हो सकता है। ओके, अब हम आ जाते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, हाइटन हर्निया की। तो इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले क्या कराएंगे, हम एक्सरे चेस्ट कराएंगे, और एक्सरे चेस्ट कराने पर आपको एयर फ्लूइड लेवल इन द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, इसोफेगस में पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में होती है। अगर आपको पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में एयर फ्लूइड लेवल देखने को मिले तो क्या होता है, ये आपको एक चीज़ बता देगा। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं आपको, अगर आपको एक्सरे चेस्ट में मीडियास्टिनम की वाइडनिंग मिल रही है तो उसका क्या मतलब है, इसके दो ही डिफरेंशियल आते हैं, एक एक्लेजिया कार्डिया और दूसरा आयोटिक डायसेक्शन है। इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन है चॉइस है, वो बेरियम वाला होता है। ओके, ठीक है, बेरियम वाला पे आपको हाइटल हर्निया अच्छे से नजर आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। तो उसके बाद है कि मुझे यहाँ पे लिखा है कि द पूलिंग ऑफ कंट्रास्ट इन अ बाल लोकेटेड के स्टोमक चेस्ट के अंदर है। इसके बाद एंडोस्कोपी करवाएंगे, एंडोस्कोपी कराते हैं कि लार्ज हंडिया में करा लेंगे। ओके, ठीक है, वैसे एंडोस्कोपी का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी अपर जीआई एंडोस्कोपी वगैरह हम करवा सकते होते हैं। ओके, जिसमें आपको क्या मिलेगा है, ओके, सेपरेट ओरिफिस एडजेसेंट टू द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, कि आपको सेपरेट ओरिफिस मिल रहा है जंक्शन के एडजेसेंट, जो कि कार्डिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्डिया को या फंडस को, फंडस वाले पार्ट को। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है, जो एसिम्प्टोमेटिक स्लाइडिंग होती है, जो टाइप 1 होती है, उसके लिए आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना। ओके, ठीक है, अगर पेशेंट जड़ के सिम्टम के साथ आ रहा है तो सबसे पहले मेडिकल थेरेपी, एंटी एसिड, पीपीआई और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर इस्तेमाल करवाते हैं। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, वॉल्वुलस इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, परफोरेशन। ओके, तो इनको आपने क्या करना है, रिपेयर करना है इस पार्ट को, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 को। अब रिपेयर थोरेसिक से या एब्डोमिनल अप्रोच दोनों से कर सकते हैं। तो ये टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट है इसोफेजियल डायवर्टिकुला। अब ये टॉपिक रिलेटिवली माइनर टॉपिक है, ऐसे जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। अब इसोफेजियल डायवर्टिकुला मोस्टली क्या होते हैं, एक्वायर्ड डायवर्टिकुला होते हैं, और ये पल्शन या ट्रैक्शन होते हैं। पल्शन डायवर्टिकुला का मतलब है कि जब भी लुमिनल का प्रेशर बढ़ेगा इसोफेगस का, ओके, ठीक हो गया। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब इल्यूमिनल प्रेशर बढ़ेगा प्रोलॉन्ग पीरियड ड्यू टू डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसकी वजह से म्यूकोजा की आउट पाउचिंग होगी थ्रू द वीक पॉइंट्स ऑन इट्स वाल। इस आउट पाउचिंग ऑफ म्यूकोजा थ्रू द
वीकेस्ट वाल, तो इसको बोलते हैं हम फाल्स डायवर्टिकुलम, क्योंकि सारी लेयर्स नहीं आ रही। तो पल्शियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से आउट पाउचिंग होती है। और ट्रैक्शन क्यों कहेंगे, ओके, जब पैरा इसोफेजियल ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, ओके, तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस होती है, और फाइब्रोसिस की वजह से पुल होता है ऑन द वॉल ऑफ इसोफेगस, इसकी वजह से डायवर्टिकुलर फॉर्मेशन हो जाती है कि इसोफेगस के सराउंडिंग स्ट्रक्चर में इन्फ्लेमेशन हुई, फाइब्रोसिस हुई, और जिसने पुल कर लिया इसोफेगस की वाल को, इसकी वजह से डायवर्टिकुलम बनना शुरू हो गया। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं फेरेंजियल म्यूकोस, फेरेंजियल पाउच, ज़ेनिकल डायवर्टिकुलम, ईएनटी के अंदर पढ़ा था। एक है मिड इसोफेजियल डायवर्टिकुलम, एक है एपीफ्रेनिक डायवर्टिकुलम, यानी एक अपर वन थर्ड में, मिडल वन थर्ड में और लोअर वन थर्ड में डायवर्टिकुलम कौन से कॉमन है। अब इसको जल्दी जल्दी तैयार करते हैं। अभी ट्रू डायवर्टिकुलम नहीं होते, क्यों, क्योंकि इनमें सिर्फ म्यूकोसा की आउट पाउचिंग होती है जस्ट अबव द क्रिकोफेरेंजियस मसल के, जो अपर स्फिंक्टर से अपर पड़ा होता है। ये फाल्स डायवर्टिकुलम होता है, सारी लेयर्स को इन्वॉल्व नहीं करता और मोस्टली क्लियन डिविजन्स को में होता है, जो कि थायराफेरेंजियस और क्रिकोफेरेंजियस के दरमियान में होता है। पल्शियन डायवर्टिकुलम है, यानी ये इंक्रीज इन टोनिसिटी ऑफ क्रिकोफेरेंजियस के, जब क्रिकोफेरेंजियस की कॉन्ट्रैक्शन होगी, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से होता है। 60 ईयर्स से अबव आपको देखने को मिलता है। अब ज़ेनिकल डायवर्टिकुलम का जो ट्राइएड होता है, इसको रट्टा मार लो। ज़ेनिकल डायवर्टिकुलम के में रिगर्जिटेशन होती है, ओके, मोस्टली वैसे सिम्प्टोमेटिक होती है, ओके। इसमें क्या क्या होता है, इंटरमिटेंट डिस्फेजिया होता है, ओके, लंप वाली फीलिंग आती है नेक के अंदर, ओके, रिगर्जिटेशन होती है जब फूड से भर जाता है, ओके, खांसी आती है क्योंकि जो फूड है वो एयरवे में चली गई है, हेलिटोसिस बैड ब्रेथ होती है क्योंकि स्टैग्नेंट फूड की डाइजेशन हो गई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ओके, ठीक हो गया। और इसके अलावा इनवॉलेंट्री गरगलिंग नॉइस ड्यूरिंग स्वेलविंग, इसको क्या बोलते हैं हम, वॉइस साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस साइन, इनवॉलेंट्री गरगलिंग साउंड, ओके। तो रिगर्जिटेशन, इंटरमिटेंट डिस्फेजिया, हेलिटोसिस, ये इसका ट्राइएड होता है किसका, ज़ेनिकल डायवर्टिकुलम का। डायग्नोसिस के लिए वंस अगेन बेरियम स्वालो अपर जीआई एंडोस्कोपी कराते हैं। और ट्रीटमेंट क्या है, पाउच को एंडोस्कोपिकली एक्सरसाइज करेंगे या एक्सटर्नली अगर करेंगे, ओके, ठीक हो गया। अगर 2 सेंटीमीटर से कम क्या तो क्रिकोफेरेंजियल मायोटोमी करते हैं, 2 से लेकर 4 का तो डायवर्टिकुलोपेक्सी कहते हैं, और अगर 4 से ज्यादा है तो डोलमैन प्रोसीजर करते हैं। डोलमैन प्रोसीजर को बोलते हैं डायवर्टिकुलो इसोफिजोस्टमी करते हैं यूजिंग लीनियर स्टेपलर विद मायोटोमी, ओके, मायोटोमी, डायवर्टिकुलोपेक्सी वगैरह, इसको छोड़ देते हैं। मिड इसोफिजियल डायवर्टिकुला, ये ट्रैक्शन डायवर्टिकुला होती है, ओके, ठीक है, ओके। ये वाला था फ्रेंजियल पाउच वाला, या जो ज़ेनिकल डायवर्टिकुलम था ये पल्शियन डायवर्टिकुलम था, जबकि ये वाला पहले ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगी अराउंड द इसोफेगस, इसकी वजह से पुल ऑन हो जाएगा। इसको बेरियम स्टडी पे देखते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। लास्ट है एपीफ्रेनिक वाला, ये डिस्टल 10 सेंटीमीटर के अंदर होता है और ये भी पल्शियन डायवर्टिकुलम होता है। और ये इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर लाइक एक्लेजिया कार्डिया डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म या मैकेनिकल डिस्टल इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, ठीक है, ओके। अब पेशेंट में भी डिस्फेजिया होगा, रिगर्जिटेशन होगी, बेरियम स्टडी पे करोगे। अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है, ओके, तो क्या करते हैं आप, एक्सरसाइज करेंगे एंड मायोटोमी परफॉर्म करेंगे टू रिलीव द काज ऑफ डायवर्टिकुलम। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्लेजिया कार्डिया, और इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा इसोफेजियल कार्सिनोमा। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने अच्छे से पढ़ने हैं, ओके, और इन्हीं में से ही आपका सवाल आता होता है। जो एक्लेजिया कार्डिया मोटिलिटी डिसऑर्डर है, मोटिलिटी डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, ओके, इसमें जो डिस्फेजिया होता है लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स वैसे दोनों के लिए होता है, लेकिन लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है, सॉलिड वैसे पास हो जाती है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर जो डिस्फेजिया सॉलिड्स के लिए ज़्यादा होता है और वो लिक्विड्स के लिए प्रोग्रेस कर जाता होता है। तो इसमें जो क्लासिकल ट्राइड है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया लिक्विड्स और सॉलिड दोनों के लिए होता है, ओके। नंबर 2 रिगर्जिटेशन, और नंबर 3 वेट लॉस होता है। ये 50 साल से नीचे वालों में देखने को मिलता होता है, जबकि कैंसर 50 साल से ऊपर वालों में देखने को मिलता होता है। अब ये मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है, ओके, ठीक है, ओके। और एक्लेजिया का मतलब होता है फेलियर टू रिलैक्स, यानी इसमें ट्राइड होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ओके, इसकी टोन बढ़ जाती है, ओके। डिस्टल 1/3 ऑफ इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस नहीं होती, ओके, ठीक हो गया। और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाता, उसकी टोन बड़ी भी होती है, और डिस्टल 1/3 में पेरिस्टाल्सिस नहीं होती। अभी होता क्यों है, क्योंकि जो और बैक प्लेक्सिस है या माइंटेरिक प्लेक्सिस है जिसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी करानी है, उसमें गैंग्लियोनिक सेल लॉस होना शुरू हो जाती है, ओके। अब लॉस मेनली इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, लाइक ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई, जिसको शगास डिजीज कहते हैं। शगास डिजीज ये मेगा इसोफेगस मेगा क्लोन करवाता है। इसमें मेनली इनहिबिटरी न्यूरॉन की डीजनरेशन होती है, जिसकी वजह से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड रहता है और इनइफेक्टिव पेरिस्टाल्सिस चलती रहती है बॉडी ऑफ इसोफेगस के अंदर, ओके, ठीक है, ओके। और फाइनली क्या होता है कि डिस्टल 1/3 के अंदर पेरिस्टाल्सिस बिल्कुल भी नहीं होती, और जो होता है, जो आपका जो पार्ट है डिस्टल 1/3 है वो डायलेटेड हो जाता है फूड से। जो डायलेटेड इसोफेगस है इसकी टीपरिंग अपीयरेंस होती है, जिसको बर्ड बीक अपीयरेंस या रेड टेल अपीयरेंस या पेंसिल टिप अपीयरेंस वगैरह कहते हैं। क्लिनिकल फीचर के अंदर आ जाते हैं। अब ये जो डिजीज है, कौन सा डिजीज,
ये वाला इक्लेजिया कार्डिया 40 साल से नीचे में होता है, पेशेंट में डिस्फेजिया होता है, रिगर्जिटेशन होती है, इसकी वजह से ट्रैकिया में कंटेंट चले जाती है, एस्पायरेशन निमोनिया हो सकता है। अब डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है, डायग्नोसिस के अंदर एक्सरे चेस्ट जिसमें मीडियस में वाइडनिंग है, अपर जीआई एंडोस्कोपी वगैरह कराती है, बेरियम स्वेलो के अंदर बर्ड बीक अपीयरेंस या रेड टेल अपीयरेंस या पेंसिल टिप साइन आएगा, मैनोमेट्री गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या आता है, हाइपरटेंसिव लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर 26 से ज्यादा टोन बढ़ जाती होती है, जो कि स्वेलिंग पर रिलैक्स नहीं होता, और बॉडी ऑफ इसोफेगस के अंदर या डिस्टल वन थर्ड ऑफ इसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्सिस भी नहीं है। एंडोस्कोपी करवाते हैं टू रूल आउट स्ट्रक्चर या मैलिग्नेंसी। ओके, और इसमें फूड पार्टिकल्स आपको मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले मेडिकल थेरेपी या सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए इसके अंदर आप ड्रग्स लाइक नाइट्रेट्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एंडोस्कोपिक थेरेपी है। एंडोस्कोपिक थेरेपी में एंडोस्कोपिक न्यूमेटिक डायलेटेशन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की। नंबर 2 एंडोस्कोपिक इंजेक्शन डालते हैं बोचुलिनम टॉक्सिन का। नंबर 3 पर ओरल इसोफेजियल मायोटॉमी करते हैं। ओके, तो एंडोस्कोपिक है। जबकि सर्जरी के अंदर क्या होता है, सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक हेलर मायोटॉमी है, पार्शियल फंडोप्लिकेशन टू प्रिवेंट जर्ड और पीपीआई और इसोफेजेक्टमी भी कर सकते होती है। ओके, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नाइट्रेट्स है, जो कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को खत्म कर सकते हैं, सिम्प्टोमेटिक है। जो एंडोस्कोपिक बैलून डायलेटेशन है, यहाँ पे बैलून डायलेट करते हैं एट द लेवल ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, जो कि मसल फाइबर को स्प्लिट कर देता है, म्यूकोसा इंटरैक्ट रहता है। ओके, तो बैलून का डायमीटर वैसे देख लो, वैसे किसी काम का नहीं है। ओके, इसके बाद है आपका बोचुलिनम टॉक्सिन। बोचुलिनम टॉक्सिन क्या होता है, स्फिंक्टर के अंदर बोचुलिनम टॉक्सिन देते हैं, ये भी कुछ में इफेक्टिव होता है और इसको रिपीट करवाना पड़ता है, और डायलिटेशन भी रिपीट करानी पड़ती है। हेलर मायोटॉमी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ओके, तो इक्लेजिया कार्डिया वैसे लास्ट में हम इसोफेजेक्टमी भी करते हैं अगर मेगा इसोफेगस है या फेलियर ऑफ मोर देन वन मायोटॉमी है। हेलर मायोटॉमी के अंदर जो मस्कुलर फाइबर है उसको कट कर देते हैं लोअर इसोफेगस को, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरॉन डिजेनरेट हुए हुए हैं। लेप्रोस्कोपिक से भी कर सकते हैं, ओपन सर्जरी से भी कर सकते हैं। अब इसकी जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपने लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को ज्यादा ढीला कर दिया तो वो जर्ड करवा देगा, तो उसको वाइड करने के लिए क्या करते हैं, पार्शियल फंडोप्लिकेशन भी साथ हम कर देते हैं, पीपीआई भी देते हैं। और अगर मेगा इसोफेगस है या मायोटॉमी एक से ज्यादा फेल हो गई है तो हम क्या करते हैं, इसोफेजेक्टमी करते हैं। इसके बाद है सूडो इक्लेजिया। अब ये इक्लेजिया लाइक डिसऑर्डर है, ओके, लेकिन ये एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लोअर इसोफेगस की वजह से होता है, या जो कोई बाहर का कैंसर है लाइक ब्रोंकोजेनिक कैंसर है या पेनक्रियाटिक कैंसर है उनकी वजह से होता है, तो ये सूडो इक्लेजिया होता है। इक्लेजिया लाइक फीचर आप करवाएगा, लेकिन ये कैंसर की वजह से होता है लाइक पेनक्रियाटिक, ब्रोंकोजेनिक या फिर आपका वो होता है एडिनोकार्सिनोमा, जो कि जर्ड या बैरेट इसोफेगस की वजह से होता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म के अंदर। डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म एक वो कंडीशन है जिसके अंदर इनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन होती है। ओके, और इसोफेगस का जो प्रेशर है वो तकरीबन तकरीबन चला जाएगा 400 से लेकर 500 तक चला जाएगा। और बेरियम स्वेलो के अंदर कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस आपको मिलेगी, कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस। डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म है। ओके, मोस्ट कॉमन मोटिलिटी डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता होता है डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म। ओके, ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, टर्शरी नॉन पेरिस्टाल्टिक स्पाज्म होता है, टर्शरी नॉन पेरिस्टाल्टिक स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन आती है, इसको सूडो डायवर्टिकुलोसिस या कॉर्कस्क्रू इसोफेगस या रोजरी बीड्स भी कहते हैं। इसमें बॉडी ऑफ इसोफेगस का क्या होता है, स्पाज्म आपको देखने को मिलता है, इनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलती है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्टेड होता है। नट क्रैकर इसोफेगस, ये वो कंडीशन है जिसमें पेरिस्टाल्टिक प्रेशर 180 से ज्यादा होता है, इसोफेगस के अंदर डेवलप होता है। ओके, इसके बाद हाइपरटेंसिव लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके, नॉर्मली लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन इतनी होती है, अगर ये 45 से ज़्यादा हो, ओके 45 से ज़्यादा हो तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव। यानी नट क्रैकर इसोफेगस में जो पेरिस्टाल्सिस है 180, बॉडी ऑफ इसोफेगस में 400 से लेकर 500 तो वो डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म, और अगर 45 से ज़्यादा है तो वो हाइपरटेंसिव लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है। इसमें चेस्ट पेन होता है और डिस्फेजिया होता है, तो इसमें 1 सेकंड मायोटॉमी करते हैं। इसके बाद है इसोफेजियल परफोरेशन। इसोफेजियल परफोरेशन से भी सवाल आता होता है। अब इसोफेगस परफोरेशन का आपसे सवाल पूछे कि इसोफेजियल परफोरेशन में क्या होता है, तो इसोफेजियल परफोरेशन में जो हवा होती है वो नेक के अंदर और अपर चेस्ट में चली जाती है, सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा होता है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इसोफेजियल परफोरेशन, तो आपका जवाब होगा इंस्ट्रूमेंटल, एंडोस्कोपिक करवा रही है, लाइक किसी फॉरेन बॉडी को निकाल रहे हैं तो उसकी वजह से अपर 1/3 ऑफ इसोफेगस फट गया, या स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है लाइक वॉमिटिंग, अल्कोहलिज्म, बिंज ड्रिंकिंग की है, रैचिंग हुई है तो मैकुलर ट्रायड फॉलो होता है। किसी ने बिंज ड्रिंकिंग की है, मैकुलर ट्रायड फॉलो हुआ, लाइक चेस्ट पेन, वॉमिटिंग और सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा, तो उसको मैकुलर ट्रायड कहते हैं, उसको बोर हाफ सिंड्रोम कहते हैं। या फिर लॉन्गिट्यूडनल टीयर हो सकता है गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन के अंदर, जिसको मिलोरी वीज सिंड्रोम वगैरह कह सकते हैं, उसमें भी वॉमिटिंग की वजह से होता है। तो इसमें परफोरेशन मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, या पोस्ट हेमेटिक भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस जिसको बोर हाफ सिंड्रोम है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है या नियोप्लाज्म की वजह से हो सकता है। इसमें क्या क्लिनिकल फीचर आएगा, ट्रॉमा का आपको ना कोई हिस्ट्री होगी, सर्जिकल एम्फिसीमा होगा, हेमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी होती है,
अनस्टेबल पेशेंट होता है लाइक टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन होगा, हॉर्सनेस और डिस्निया हो सकता है, पेनफुल नेक मूवमेंट और चेस्ट पेन हो सकता है, यानी यूट्रोस्टाइनल चेस्ट पेन, डिस्निया हो सकता है, कफ पेन है, सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा, पेशेंट इसमें अनस्टेबल होता है, पेरोटिनाइटिस हो सकता है अगर एब्डोमिनल पार्ट परफोरेट कर गया है। अब इसकी क्या होती है इन्वेस्टिगेशन, कौन कौन से कराती है? ओके, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो चेस्ट एक्सरे है। एक बात रट्टा मार लेना, अगर इसोफेगस रप्चर हो गया, फट गई है, तो आपने क्या नहीं करवाना, आपने बेरियम वाला नहीं करवाना। ओके, बेरियम से वाला कराने का फायदा नहीं है, आपने गैस्ट्रोग्राफिन आपने इस्तेमाल करना है, या फिर आप डाइल्यूट बेरियम से भी काम चला सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं करवाना होता। क्लियर, ठीक हो गया। और अच्छा, एयर अगर चली जाती है किसके अंदर, मीडियस्टीनम के अंदर, तो उसको बोलते हैं नीमो मीडियस्टीनम। अगर स्टोमक इंटेस्टाइन फटती है तो वो नीमो पेरिटोनियम होता है, लेकिन अगर इसोफेगस रप्चर होती है नीमो मीडियस्टीनम होता है, एयर अंडर द हार्ट। और यहाँ पे जो साइन फॉलो होता है उसको बोलते हैं हेमन क्रंच साइन, कि इसमें क्या होता है, हेमन क्रंच साइन में मीडियस्टिनल क्रंच साउंड आती है विद ईच हार्ट बीट। एक होता है होमन साइन, वो आपको देखने को मिलता है किसमें, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के अंदर, जिसमें क्या होता है कि काफ की डोर्सिफ्लेक्शन की वजह से काफ के अंदर पेन होता है, तो उसको बोलते हैं होमन साइन। एक हेमन क्रंच साइन होता है। ओके, सबसे पहले आपने क्या लेना है, चेस्ट एक्सरे लेना है। चेस्ट एक्सरे के साथ आप कोई कॉन्ट्रास्ट वाला लोगे, कॉन्ट्रास्ट कौन सा लोगे, वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट, गैस्ट्रोग्राफिन होगा। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है? ओके, तो चेस्ट एक्सरे आप पीए व्यू, लैटरल व्यू लोगे, अपराइट इरेक्ट व्यू में लोगे, डायग्नोस्टिक होता है, तो क्या क्या फाइंडिंग मिलेगी? ओके, इसके अलावा गैस्ट्रोग्राफिन और बेरियम कॉन्ट्रास्ट ये भी करवाओगे आप, इसमें आपको फाइंडिंग मिलेगी। ओके, हाइड्रोथोरैक्स है, स्पेसिफिकली लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिल सकता है। हाइड्रोनीमोथोरैक्स है, एयर निकल गई है, नीमोथोरैक्स एयर चली गई है, नीमोमीडियस्टिनम मिल सकता है, सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा या सब डायफ्रामेटिक एयर है। अगर इंट्रा एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ इसोफेगस आ गया, नीमो पेरिटोनियम वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता है। ओरल कंट्रास्ट सीटी स्कैन जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ओके, या एंडोस्कोपी वगैरह का परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट के अंदर अगर जो सर्वाइकल इसोफेगस अगर रप्चर हुआ है तो इसमें केस में आपने क्या करना होता है, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर एब्डोमिनल है और सेप्सिस है, बोर हाफ सिंड्रोम है, या प्लूरा फट गया है, तो इस केस में आपने क्या कराना होता है, इस केस में आपने सर्जरी परफॉर्म करनी होती है, रिपेयर करना होता है। ओके, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, पहले इसोफेजियल परफोरेशन का डायग्नोस बनाया। ओके, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंटल होती है वो तो कंजर्वेटिवली ठीक हो जाती है, लेकिन बाकी आपने क्या करना है, एडमिशन करना है हॉस्पिटल में, रिससिटेट करना, नील बाय एनपीओ आईवी फ्लूइड देने हैं, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स आपने देने होते हैं। क्लियर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एनजी ट्यूब देनी है। अब इसका जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है वो कंजर्वेटिव हो सकता है या सर्जिकल हो सकता है। ओके, किस केस में आपने कंजर्वेटिव करना है, अगर अल्ट्रोजेनिक परफोरेशन है, ओके, सेप्सिस नहीं है, मैलिग्नेंसी नहीं है, सिम्टम नहीं है, परफोरेशन सिर्फ मीडियस्टिनम में है या सर्वाइकल इसोफेगस है, तो इन सब में आपने कंजर्वेटिव रहना है। लेकिन जो कब आपने ऑपरेशन की तरफ जाना है, अगर सेप्सिस है या रिसेंट पोस्ट एमेटिक परफोरेशन यानी बोर हाफ सिंड्रोम है, इंट्रा एब्डोमिनल परफोरेशन है, मीडियस्टिनल परफोरेशन नहीं है, लीक मीडियस्टिनम से बाहर हो चुका है लाइक बॉडी कैविटी के अंदर, मैलिग्नेंसी, ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर है, इस केस में आपने सर्जरी करनी होती है। सर्जरी के अंदर क्या होता है, ओके, सर्जरी के अंदर आपने प्राइमरी रिपेयर करना होता है जितना जल्दी हो सके। ओके, ठीक है। और क्यों, क्योंकि अगर 24 घंटों के बाद हुआ तो टिश्यू में एडिमा होगा, फ्राइबल होगा, स्टिचिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। इस केस में आपने परफोरेशन को आइसोलेट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोक्सिमल एंड को आपने ब्रिंग करना है थ्रू द नेक और डिस्टल एंड को क्लॉज कर देना है। ओके, ठीक हो गया, यानी गर्दन से आपने इस प्रोक्सिमल एंड को ले आना है और डिस्टल एंड को क्लॉज कर देना है। फिर आपने फीडिंग जुजिनोस्टमी आपने दे देनी है फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, और फिर आपने क्या करना है, इसोफिजोस्टमी परफॉर्म कर देनी है। ओके, ठीक हो गया। और फिर आपने क्या करना है, कोलोन और जुजिनम को आपने इंटरपोज करना है टू ब्रिज द गैप एट द साइट ऑफ रिसेक्शन कवर करने के लिए। ओके, कभी कभार आप इसोफिजेक्टमी वाला भी कर सकते होते हैं। तो सर्जरी कब करते हैं, जब सेप्टिक शॉक होता है, मीडियस्टिनम कंटामिनेटेड है, या एक्स्ट्रावेजेशन है, बोर हाफ सिंड्रोम है, या क्रेपिटस वाला आपको देखने को मिल रहा है। क्या करते हैं, प्राइमरी रिपेयर करते हैं, या अगर पेशेंट 24 आवर्स के बाद है तो इसमें क्या करते हैं, परफोरेशन को सेपरेट करते हैं, इसोफिजोस्टमी करते हैं, फिर गैप को रिफिल कर देते होते हैं। क्लियर, तो ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि अच्छा, अगर मैलिग्नेंसी की वजह से है तो हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ एक्सपांडिंग मेटल स्टेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट है मिलोरी वी सिंड्रोम। मिलोरी वी सिंड्रोम में क्या होता है, वर्टिकल टीयर होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं होता, वर्टिकल होता है, कार्डिया एंड पे होता है। कार्डिया एंड पर यानी लोअर एंड पे होता है, गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन पे होता है ड्यू टू फोर्सफुल वॉमिटिंग। अब इसमें सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडनल टीयर होता है, वर्टिकल टीयर होता है, मोस्टली एसपीएमओ कलमनर जंक्शन के नीचे पड़ा होता है। ओके, ठीक हो गया। ओके, एट द कार्डिया, ओके, यानी कार्डिया के लेवल पे पड़ा होता है। ओके, 90% केसेस में कार्डिया के लेवल पर या स्कीमो कोलमनर जंक्शन से नीचे पड़ा होता है। ये हेमाटोमेसिस या मलीना करवा सकता है, जो कि अपर जीआई ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग माइल्ड होती है, उसमें आपने क्या करना होता है, एंडोस्कोपिक, क्या करना होता है, एंडोस्कोपिक नेजल
सॉरी एंडोस्कोपिक इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी आपने करानी होती है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। ओके ठीक है। वॉमिटिंग की वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग की वजह से हाइपोकलेमिक हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है बोर हाफ सिंड्रोम। इस स्पॉन्टेनियस परफोरेशन होती है, फुल थिकनेस टेयर होता है डिस्टल इसोफेगस का, काज्ड बाय एक्सेसिव इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, जो कि फोर्सफुल वॉमिटिंग की वजह से होता है। ओके ये बोर हाफ बनता था जो सबसे पहले मारा था बैठ के। ओके सीवियर चेस्ट पेन होता है इसमें, ठीक है। ओके और उसको ऐसा लगा कोई चीज़ फट गई है उसके बाद। ओके तो ये सारे हिस्ट्री वाला बता रहे हैं। तो ये ट्रांसम्यूरल परफोरेशन होती है जिसको मेलोरी वेव से आपने सेपरेट करना है, जो कि नॉन ट्रांसम्यूरल होती है। इसके बाद क्रॉसिव या कॉस्टिक इंजरी इसोफेगस की। ओके अब इसमें क्रॉसिव इंजरी की हिस्ट्री होगी और एब्सोल्यूट डिस्फेजिया वाला आपको देखने को मिलेगा। ओके एब्सोल्यूट डिस्फेजिया कुछ भी पास नहीं हो रहा, सॉलिड्स लिक्विड कुछ भी पास नहीं हो रहा। तो जो एक्सीडेंटल इंजरी बच्चों में हो सकती है, ओके ठीक है, जो कि छोटी क्वांटिटी में होती है। ओके अडल्ट के अंदर सुसाइडल अटेम्प्ट की वजह से हो सकता है, लाइक एसिड वगैरह हो सकता है। कोई भी सब्सटेंस जिसकी पीएच 2 से कम या 12 से ज़्यादा है तो वो कॉस्टिक डैमेज करा सकता है। जो कॉस्टिक या क्रॉसिव्स होते हैं, कॉस्टिक अल्कलीज क्रॉसिव एसिड होते हैं, टिश्यू की इंजरी कराएगी बाई केमिकल रिएक्शन होती है। ओके एसिड या अल्कलाइन सब्सटेंस होती है कॉस्टिक केमिकल, ओके जो कि टिश्यूज को डैमेज करते हैं। ओके जो एसिड्स होते हैं, एसिड बैटरी एसिड्स में होता है। ओके ठीक है। डिस्क बैटरी है, वैसे डिस्क बैटरी में तो वो होता है अल्कलाइन मीडियम होता है। एंटी रस्ट कंपाउंड इसमें एसिड होता है। टॉयलेट क्लीनर्स, जबकि जो अल्कलीज होती है ड्रेन क्लीनर्स में, वॉशिंग पाउडर में, एयर स्ट्रेटनर्स में और ब्लीचिंग में होती है। ओके जो अल्कली होती है वो टिश्यू को डिसॉल्व करती है, वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाती है, जबकि एसिड कोआगुलेटिव नेक्रोसिस करवाते हैं और उनकी पेनिट्रेशन कम होती है। लेकिन एसिड स्टोमक को ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है, जिसकी वजह से प्री पाइलोरिक एरिया में क्या होगा, स्ट्रक्चर वाला हो गया जहाँ पे एसिड पूल होना शुरू हो जाएगा और स्मॉल बोवल को भी नुकसान पहुंचा देगा। ओके लेकिन इसोफेगस की जो इंजरी है इट इज़ ग्रेटर विद अल्कली देन द एसिड, यानी एसिड है वो स्टोमक और इंटेस्टाइन को उड़ा देगा, जबकि इसोफेगस की जो इंजरी है वो मेनली अल्कली से ज़्यादा होती है। ओके तो क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे। क्लिनिकल फीचर नंबर 1 उसकी बहुत ज़्यादा पेन होगा माउथ में या सबस्टर्नल में, हाइपरसलाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू द रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, एपिगैस्ट्रिक पेन और हिमेटोमेसिस आपको देखने को मिल सकती है। स्ट्राइडर हॉर्सनेस लेरेंजाइटिस हो सकता है लेरेंजल इन्वॉल्वमेंट की वजह से। अगर इसोफेगस फट गया तो हाइपरटेंशन, फीवर, चेस्ट पेन, पैरोटिनाइटिस वाला हो सकता है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरह आ जाते हैं। ओके ठीक है। अब इसका पूरा इनिशियल एल्गोरिथम लिखा हुआ है। सबसे पहले पेशेंट की आपने रिससिटेशन करनी है। रिससिटेशन कैसे करेंगे, एयरवे को प्रोटेक्ट करेंगे, फ्लूइड देंगे। ओके इवैल्यूएशन और प्रोटेक्शन करनी है, फ्लूइड रिससिटेशन है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और H2 ब्लॉकर देनी है, एनजी ट्यूब डालनी है, सॉरी एनजी ट्यूब अवॉइड करनी है क्योंकि परफोरेट कर देगी, और न्यूट्रलाइजिंग एजेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने मजीद इंजरी को देखना है कि मजीद इंजरी है क्या, फर्दर इवैल्यूएशन करानी है। ओके तो उसके लिए एक्सरे एब्डोमेन और एंडोस्कोपी कराओगे 12 से लेकर 24 घंटों के अंदर। ओके एक्सरे एब्डोमेन और चेस्ट के अंदर क्या देखोगे, एयर अंडर द डायफ्राम और एयर इन द मीडियस्टिनम, जो कि परफोरेशन को बताएगी। एंडोस्कोपी 12 से लेकर 24 घंटों तक करेंगे ताकि इंजरी का पता लग सके। एंडोस्कोपी ओके शुड बी अवॉइडेड बिटवीन द डे 5 to 15 बिकॉज सॉफ्टनिंग होती है, सॉफ्ट टिश्यू सॉफ्ट में पड़े होते हैं इसमें, उसकी वजह से परफोरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, 3rd डिग्री बर्न है हाइपोफेरिस, जिसकी वजह से भी एंडोस्कोपी वगैरह नहीं करनी होती। अब बर्न्स 3 टाइप के होते हैं। 1st डिग्री जिसमें म्यूकोजल हाइपरीमिया और एडिमा होता है सिर्फ म्यूकस का। 2nd डिग्री के अंदर क्या होता है, 2nd डिग्री के अंदर एक्सुडेट अल्सरेशन होती है, लिमिटेड हैमरेज और एक्सुडेट अल्सरेशन है। 3rd डिग्री के अंदर म्यूकोजा की स्लाफिंग होती है, मैसिव हैमरेज होगा, इसमें मिनिमल था, इसमें सुपरफिशियल अल्सर था, इसमें डीप अल्सर हो गए। ओके इसमें सूडो मेम्ब्रेन थी, इसमें कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ओके जो 1st डिग्री और 2nd डिग्री इंजरीज होती है ना, ओके तो वो तो कंजर्वेटिवली ठीक हो जाती है, स्ट्रक्चर को आप एंडोस्कोपी डायलेटेशन ठीक कर देते हैं, लेकिन जो 3rd डिग्री है वैसे वैसे ठीक नहीं होती। ओके तो एंडोस्कोपिक इवैल्यूएशन कर लिया। अगर 1st डिग्री इंजरी है म्यूकोजल हाइपरीमिया तो आपने ऑब्जर्वेशन किया, एनजी ट्यूब पास किया, डिस्चार्ज कर दिया। अगर 2nd डिग्री है तो एंटीबायोटिक, अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन। ओके और इसके अलावा आपने इवैल्यूएशन कर लिया एंडोस्कोपी से। अगर 3rd डिग्री है, नेक्रोसिस हुआ है, तो आपने ज़रूर ऑपरेट करना होता है और आपने स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को ठीक करना है। कैसे करेंगे, अगर छोटे मोटे है, अगर स्मॉल है तो उसके लिए सीरियल डायलिटेशन करोगे, इसोफेगस की इसोफिजियल बाईपास करोगे। अगर बड़े बड़े स्ट्रक्चर है तो आपने इसोफिजेक्टमी करनी है विद कोलोनिक और जुजिनल इंटरपोजिशन क्राफ्ट। ओके ठीक हो गया। ओके तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ज़्यादा सामान आया है। कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस के प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है, पहले सॉलिड्स के लिए फिर लिक्विड्स के लिए होता है, वेट लॉस होगा, डिस्फेजिया होगा, 50 साल से ऊपर का होता है, रिगर्जिटेशन, वॉमिटिंग होती है, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, हॉर्सनेस भी देखने को मिल सकती है, कफ भी देखने को मिल सकती है अगर ट्रैकी और लाइव्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा।
ओके, ठीक है। और इसकी डायग्नोसिस के लिए अपर जीआई एंडोस्कोपी विद बायोप्सी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है। बेरियम सवालों में एप्पल कोल्ड लीगन है, रट्टा मार लेना कि अगर बेरियम एनीमा के अंदर एप्पल कोल्ड लीगन है तो वो क्लोन का कैंसर होता है। रेड टिल फीलिंग डिफेक्ट भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन स्टेजिंग कराने के लिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी वाला आपने परफॉर्म करानी होती है। सर्जरी के अंदर मेन इसोफिजेक्टमी होता है, जिसमें मैक्यून, आइवर लुइस और ओरिएंटल ट्रांसहाइटल इसोफिजेक्टमी आ सकती है। जबकि अगर एडवांस कैंसर है तो हम क्या करते हैं, पेलिएटिव ट्रीटमेंट करते होती है। ओके, पेलिएटिव ट्रीटमेंट करते होती है और स्टार्ट करते हैं। फिर कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस 6 नंबर पे आता है। अब इसके थोड़ा बहुत ये लिखा हुआ है, दो मेन टाइप का होता है, स्क्वेमस और एडिनो कार्सिनोमा होता है, हिस्टोलॉजिकल टाइप्स होती है। ओके, अब इनके दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है बैठ के। तो स्क्वेमस और कार्सिनोमा होता है मिडिल 1/3 में होता है, एडिनो कार्सिनोमा लोअर 1/3 के अंदर होता है। स्क्वेमस और कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है, एडिनो कार्सिनोमा रिलेटिवली लेस कॉमन होता है। ओके, जर्ड की वजह से या बैरेट इसोफेगस की वजह से देखने को मिल सकता है। एडिनो कार्सिनोमा, बैरेट इसोफेगस और जर्ड, इसको रट्टा मार लो। जबकि स्क्वेमस और कार्सिनोमा, अच्छा बाकी ओबेसिटी, हाई फैट इंटेक, स्मोकिंग, अल्कोहल दोनों में कॉमन है। स्मोकिंग, अल्कोहल दोनों में कॉमन है। स्क्वेमस सेल के अंदर नाइट्रोसामीन, विटामिन ए, सी, जिंक वाली डेफिशिएंट फूड, स्ट्रक्चर, एकलेजिया कार्डिया, सिलिक डिजीज, टाइलोसिस जिसमें हाइपरकेराटोसिस होता है, पाम का और सोल का, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाती है। डिस्फेजिया सबसे मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर होगा। रिट्रोस्टाइनल डिस्कम्फर्ट होगा। ओके, ठीक है। अगर ट्यूमर ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री में चला गया तो स्पाइडर कफ, चॉकिंग और इंस्पायरेशन निमोनिया हो सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है। ये क्यों होगी? लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, इसकी कंप्रेशन की वजह से होगी। वेट लॉस या एनीमिया हो सकता है। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, इसके अपने फीचर देख लेने हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन अपर जेई एंडोस्कोपिक बायोप्सी है। ओके, ये डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है। स्टेजिंग के लिए आप एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड लेते होते हैं। ओके, ठीक है। बाकी दूसरी सिटी स्कैन, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस कराओगे, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड उसके लिए पेट स्कैन कराओगे कि आप मेटास्टेसिस को देखने के लिए ब्रोंकोस्कोपी और लाप्रोस्कोपी वाला परफॉर्म कराते हैं। सीटी स्कैन चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस क्यों कराते हैं? बिकॉज इससे आपको ट्यूमर का लोकल एक्सटेंट पता लग जाता है। इन्वेड तो नहीं कर रहा, मीडियास्टिनल या एब्डोमिनल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, या डिजीज फैला हुआ तो नहीं है। ओके, लाइक लंग्स, लिवर, पेरिटोनियम। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड इसमें क्या करते हैं? इसमें हम ओके जो T1 से लेकर, यानी हम T1 स्टेजिंग करते होते हैं कि कितनी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, कितना लिम्फ नोड को इन्वॉल्व किया हुआ है, या कितनी मेटास्टेसिस है। ओके, ठीक है। और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हम इनकरेज नहीं करते अगर ट्यूमर एडजेसेंट स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर रहा है या मोर देन 5 लिम्फ नोड है। ब्रोंकोस्कोपी अपर 1/3 और मिडिल 1/3 वाले जो ट्यूमर होते हैं ऑलरेडी एडवांस होते हैं। ब्रोंकोस्कोपी में हमें पता लगेगा कि एयरवे को इन्वॉल्व कर रहा है। लेप्रोस्कोपी में पेरिटोनियल डिजीज का पता लगेगा। जो पेट स्कैन है वो ट्यूमर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे डिपेंडेंट होता है। ओके, तो इसमें क्या देती है? इसमें 18 फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज देते हैं जो कि सेल में एंटर होगा और ये मेटाबोलाइज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ओके, और ये गैमा रेस प्रोड्यूस करेगा जो कि गैमा कैमरा पिक कर लेता है। गैमा कैमरा पिक कर लेगा जो कि हॉटस्पॉट की फॉर्म में। तो ये मेटास्टेटिक डिजीज को पहचानने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसकी स्टेजिंग की तरफ आ जाती है। जो सिस्टम है इसोफेजियल कैंसर के लिए वो TNM है। T1 का मतलब है लैमिना प्रोप्रिया मस्कुलरिस म्यूकोजी और सब म्यूकोजा। ओके, यानी म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक। T1A का मतलब लैमिना प्रोप्रिया यानी म्यूकोजा। T1B का मतलब सब म्यूकोजा। T2 का मतलब मस्कुलरिस प्रोप्रिया। ओके, यानी इसकी स्टेजिंग को आप देख लो। आप इसकी स्टेजिंग वैसे एग्जाम में आती होती है। ओके, ठीक है। T1 का मतलब लैमिना प्रोप्रिया के अंदर, T2 का मतलब मस्कुलरिस प्रोप्रिया, T3 का मतलब बियॉन्ड द मस्कुलरिस प्रोप्रिया, T3 का मतलब एडवेंटिशिया और T4 का मतलब एडजेसेंट स्ट्रक्चर है। N1 रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, लाइक N1 1 से लेकर 2, 3 से लेकर 6, N2 M1 का मतलब मेटास्टेसिस है। प्रिंसिपल और ट्रीटमेंट की तरह आ जाती है। ओके, ठीक है। ओके, तो अगर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया है या सब सेंटीमेट्रिक नोड्यूल है तो इसे एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन करनी है। अगर T1A है, N0 है, ओके, ठीक हो गया, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ओके, तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा ऑलमोस्ट नोइसोफेजेक्टमी। अगर T1B ओके T1B है या T2 है तो इस केस में आपने इसोफेजेक्टमी और लोकल लिम्फेडिनेक्टमी करनी है। ओके, लिम्फ नोड को भी निकाल देना लोकल। अगर T3 का है ओके तो इसोफेजेक्टमी, लिम्फेडिनेक्टमी और साथ कीमो रेडियोथेरापी करनी है। न्यू एडजुवेंट कीमो रेडियोथेरापी करानी है। T4 का एडवांस कैंसर है, एडजेसेंट स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर रहा है तो पेलिएटिव ट्रीटमेंट है। पेलिएटिव में क्या क्या आता है? पेलिएटिव के अंदर जो कि एडवांस प्लेसेस में करते हैं, इसमें इंट्यूबेशन करते हैं। इंट्यूबेशन साउटर ट्यूब से करते हैं। स्टंटिंग यानी कहते हैं उसको। लेजर थेरेपी कर सकते हैं। बाइपोलर डायथर्मी कर सकते हैं। ओके, यानी लेजर थेरेपी, ओके, कीमो रेडियोथेरेपी, ब्रेकियोथेरेपी, ओके, एथेनॉल इंजेक्शन है। ठीक है। ओके, अब मोस्टली जो पेशेंट होते हैं इनके डिजीज एडवांस तक होते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन अगर T1 से लेकर T3 है तो इसोफेजेक्टमी कीमो रेडिएशन से आप कर सकते होते हैं।
जो प्रोक्सिमल वन थर्ड के जो ट्यूमर है उनको सर्जरी से निकालना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज लैरिंजोफेरेंजेक्टमी भी आपको चाहिए होती है और ये एक्सटेंसिव प्रोसीजर में मौत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, जिन पेशेंट में जिन पेशेंट में सर्जरी नहीं कर सकते तो उसमें आप कीमो रेडियोथेरेपी वाला इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर? तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर होता है। अब सर्जरी कब नहीं करेंगे? जब सिस्टेमिक मेटास्टेसिस है या बड़ी बड़ी वेसल को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, ओके, या R0 रिसेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब R0 R1 R2 का मतलब क्या होता है? ओके, R0 रिसेक्शन का मतलब है ओके कंप्लीट रिसेक्शन विद नो माइक्रोस्कोपिक रेजिडुअल ट्यूमर। ओके, यानी जो मार्जिन है वो माइक्रोस्कोपिकली नेगेटिव होना चाहिए। R1 का मतलब है कंप्लीट रिसेक्शन विद नो ग्रोसली विजिबल। ओके, यानी सर्जन को ग्रोसली नजर ना आए लेकिन माइक्रोस्कोपिक शायद ट्यूमर बचे होने चाहिए। R2 का मतलब क्या? पार्शियल रिसेक्शन है, कंप्लीट रिसेक्शन नहीं है, ट्यूमर ग्रोसली आपको नजर आ रहा है। R0 अगर पॉसिबल नहीं है तो सर्जरी करने का कोई फायदा नहीं है। पेलिएटिव सर्जरी करते हैं अगर हम, पेलिएटिव ट्रीटमेंट होता है अगर वो हमारा एडवांस का होता है, लाइक साउटर ट्यूब, एंडोस्कोपिक लेजर, बाइपोलर थर्मी, कीमो रेडियोथेरेपी, ब्रेकियोथेरेपी। इसोफिजेक्टमी मेन होती है। ओके, सबसे पहले आपने स्टेजिंग वाला परफॉर्म कर लिया। ओके, तो इसोफिजेक्टमी हम कौन कौन मेथड से कर सकते हैं? मिनिमली इन्वेसिव इसोफिजेक्टमी हो सकती है। ओके, अगर अपर वन थर्ड के अंदर है तो उसको मैक्यून इसोफिजेक्टमी या 3 फेज कहते हैं। मिडिल वन थर्ड के अंदर है आईवोर लुइस, ओके, या लुइस टैनर इसोफिजेक्टमी या 2 फेज है। और अगर जो ऊपर वाली होती है ओरिंटर, ओके, लोअर वन थर्ड के अंदर होती है और इंटर ट्रांसहाइटल होती है। ट्रांसहाइटल लोअर वन थर्ड में होती है। ओके, आइवर लुइस या लुइस टैनर या 2 फोर्स, मैक्यूइन 3 फेज होती है। सैल्वेज इसोफेजेक्टमी भी कर सकते हैं। ओके, अब आइवर लुइस को पढ़ लेते हैं, पहले पहले मैक्यूइन को पढ़ लेते हैं 3 स्टेज जो कि अपर में करते हैं। ओके, बल्कि पहले आइवर लुइस को ही पढ़ लेते हैं। 2 स्टेप के प्रोसीजर है। सबसे पहले अपर मिड लाइन इंसियन दिया। ओके, स्टोमक के और लोअर वन थर्ड, अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखो, ओके, स्टोमक और लोअर वन थर्ड ऑफ इसोफेगस, ओके, लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, इसको मोबिलाइज किया। गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी आपने उसको प्रिजर्व किया, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक आर्टरी है। फिर राइट थ्रैकोटमी की जिसने इसोफेगस को रिसेक्ट किया और फिर इस स्टोमक को वापस थोरैक्स में रख दिया और रिमेनिंग पार्ट से नास्टोमॉस कर दिया। ओके, ठीक हो गया। और ये मोस्टली करते हैं हम किसमें? मिडल वन थर्ड के अंदर करते होते हैं। क्या किया? सबसे पहले इन्होंने स्टोमक और लोअर वन थर्ड ऑफ इसोफेगस को मोबिलाइज किया, उन्हें हिलाया पहले। ओके, फिर उन्होंने पार्ट्स को निकाला और बाकी पार्ट को जोड़ दिया से 2 फेज। 3 फेज के अंदर क्या? तीसरा इंसिजन, यानी पहले तो हमने 2 इंसिजन लगाए थे, अपन मिड लाइन इंसिजन दिया। ओके, फिर राइट थ्रैकोटमी किया। ओके, फिर हमने थर्ड इंसिजन भी देगी नेक के अंदर, इसमें इसोफेगस को रिसेक्ट करेंगे और स्टोमक को नेक के ऊपर लेके आएंगे और सर्वाइकल एनास्टोमोसिस मेट करेंगे। ओके, और इसमें मीडियास्टिनल या एब्डोमिनल लिम्फेडेक्टमी भी कर सकते हैं। ओके, आइवल डिवीज के अंदर ट्रांसहाइटल, जिसको हम ओरिएंटर ट्रांसहाइटल, एक ओरिएंटर शरिंगटर वो भी होता है, एक रेजिमन होता है इसोफेगस वाले में। इसमें अपर मिड लाइन इंसिजन दिया, स्टोमक को मोबिलाइज किया, दूसरा इंसिजन नेक के अंदर दिया, सर्वाइकल इसोफेगस को मोबिलाइज किया, फिर डायफ्राम को ओपन किया थ्रू द एब्डोमिनल इंसिजन और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में एंटर हो गए। फिर लोअर इसोफेगस को और ट्यूमर को मोबिलाइज किया डायरेक्ट वीएन में और अपर इसोफेगस को, ओके, लोअर इसोफेगस को मोबिलाइज किया डायरेक्ट वीएन में और अपर इसोफेगस को मोबिलाइज किया ब्लंट डाइसेक्शन से, स्टोमक को नेक के अंदर लेके आए, सर्वाइकल एनास्टोमोसिस क्रिएट किया। अब इसका एडवांटेजेस ये है कि ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म विदाउट ओपनिंग द थोरैक्स, यानी थ्रैकोटमी वाला परफॉर्म नहीं किया तो उसको हम 1 पीस वाला भी कह सकते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ऑल दिस प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म बाय मिनिमली इन्वेसिव, यानी लैप्रोस्कोप से कर सकते हैं, लेप्रोथोरेसिक वाला वीडियो असिस्टेड से भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ इसोफेजेक्टमी है। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ इसोफेजेक्टमी के अंदर पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें एटिलेक्टेसिस, पल्मोनरी निमोनिया, ARDS एम्पाइमा हो सकता है, एनास्टोमोसिस लीक हो सकता है, थोरैसिक डक्ट की इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से कायरोथोरैक्स, काइलोपेरिटोनियम है, रिकलर नेरेंजियल नर्व की इंजरी हो सकती है, आर्च ऑफ एयोर्टा, वुंड कॉम्प्लिकेशन, कार्डिक कॉम्प्लिकेशन जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर और डायफ्राम हो सकता है। रेडियोथेरेपी मेनली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लिए करते हैं क्योंकि एडिनोकार्सिनोमा रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं। ओके, ठीक है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी ट्रेकियोसोफेगल फिस्टुला और लार्ज साइज ट्यूमर होती है। रेडियोथेरेपी आप सर्जरी के साथ भी कर सकते हैं और पिलिएटिव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमोथेरेपी में आप मेनली क्या यूज करते हैं? 6 प्लैटिनम 5 फ्लोरा यूरेसिल है। अब इसके बाद इसकी प्रोग्नोसिस होता है। ओके, वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। अब इसका प्रोग्नोसिस होता है वो स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। जो T1 है उसका 80, फिर T2 का 50, फिर 30 और कम कर दो 20, 30 और कम कर दो बचेगा कुछ नहीं।
ओके, पिलेटिव ट्रीटमेंट होता है। पिलेटिव ट्रीटमेंट में जो मोर देन 2/3 ऑफ पेशेंट और इसोफेजियल कार्सिनोमा के वो लेट होते हैं, तो उसको हम सिम्टम को रिलीव करते हैं, ना कि ठीक करते हैं। मेनली डिस्फेजिया को रिलीव करते हैं। ओके ठीक है, सर्जरी करना फायदा नहीं है। तो ट्यूब पास करेंगे, जिसको बोलते हैं साउटर ट्यूब बोलते हैं, साउटर ट्यूब बोलते हैं। ट्यूब पास करेंगे ट्यूमर से करो, जिससे फूड आराम से जा सके। ओके, तो स्टेंट, ठीक है, ट्यूब पास करते हैं। इसके अलावा लेकिन अब इंट्यूबेशन रिप्लेस हो गई है स्टेंट से। स्टेंट्स होती है कोलैप्सिबल फॉर्म में पास करते हैं, रेडियोलॉजिकल एंडोस्कोपिक है, फिर स्टेंट को एक्सपांड कर देते हैं हम। इसके अलावा लेजर थेरेपी भी कर सकते हैं, ताकि ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर सके और स्टेंट को अनब्लॉक कर सके। बाकी जो एंडोस्कोपिक मेथड है लेजर के अलावा, बाइपोलर डायथर्मी, आर्गोन बीम, प्लाज्मा कोआगुलेशन, अल्कोहल इंजेक्शन है, लास्ट में रेडियोथेरेपी है। उससे भी आप रिलीव कर सकते हैं डिस्फेजिया को, बोनी पेन को रिलीव कर सकते हैं बाय मेटास्टैटिक डेपोजिशन।